हेलो स्टूडेंट्स, देखिए मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको। ये वाला क्वेश्चन एच.सी. वर्मा का है। एच.सी. वर्मा का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है और चैप्टर नंबर 29 क्वेश्चन नंबर 31 है। राइट, क्वेश्चन नंबर 31 एक अच्छा क्वेश्चन है और इससे एक रिजल्ट निकल के आएगा। वो जो रिजल्ट है वो आपको समझना है, ठीक है। अच्छा अब सुनो क्वेश्चन क्या है। देखिए आप क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे जो है ना एक चार्ज है, ये चार्ज है प्लस कैपिटल क्यू का, और यहाँ पे भी एक चार्ज है प्लस कैपिटल क्यू, ठीक है। ये प्लस कैपिटल क्यू, ये प्लस कैपिटल क्यू का चार्ज है, और यहाँ पे इसकी बाइसेक्टर लाइन है ये वाली, और गैप जो है ना यहाँ पे ये तो d/2 है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके सेंटर तक, और सेंटर से लेके यहाँ तक भी d/2 है। मतलब इन दोनों चार्जेस के पीछे गैप d दे रखा आपको। इन चार्जेस के पीछे गैप कितना यहाँ पे d, समझ आ रही है पता आपको, इन चार्जेस के पीछे गैप d है। अच्छा अब सुनो, यहाँ पे ये पूछा गया कि एक स्मॉल क्यू का चार्ज है, एक स्मॉल क्यू का चार्ज है अलग से, इसको हम कहाँ पे रखें हैं, इस बाइसेक्टर लाइन के ऊपर, बाइसेक्टर लाइन पे कहाँ पे रखें हैं कि इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स 0 हो, इस चार्ज पे लगने वाला नेट फोर्स 0 हो, सॉरी मैक्सिमम हो, 0 नहीं मैक्सिमम हो। इस लाइन के ऊपर कहाँ रखें हैं कि इस चार्ज के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स मैक्सिमम हो, 0 तो यहाँ पे रख दो, हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये दोनों स्टैटिक है, ठीक है ना, ये दोनों यहीं के स्टैटिक रेस्ट में यहाँ पर ये तुमको फिक्स किया गया है, इन दोनों चार्जेस को फिक्स किया गया है। और ये जो प्लस क्यू चार्ज है इसको हम कहाँ पे रखें, इस बाइसेक्टर लाइन पे ही रखना है, इन चार्जेस के पीछे क्या पे डी, और इस वाले चार्ज को हम कहाँ पे रखें इस बाइसेक्टर लाइन पे कि इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स 0 हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, सॉरी मैक्सिमम हो जाए, 0 मुंह से निकल रहा है, मैक्सिमम हो जाए, ठीक है। समझ आ रही है बात आपको। अभी देखिए आप देखो इसमें 0 तो यहाँ पे रखोगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ पे होगा। देखो अगर इस चार्ज को जहाँ पर भी रखोगे ये देखोगे वहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, और फिर Q × E करोगे फोर्स निकालने के लिए, तो ये देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ पे है, ठीक है ना। यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, इस वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगा, और इस वाले चार्ज की वजह से इस तरफ आएगा, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा 0, और इन्फिनिटी पे भी क्या हो जाएगा बताइए 0, इन्फिनिटी पे 0, और यहाँ पे भी 0, ठीक है ना। अब कहीं ना कहीं बीच में मैक्सिमम आएगा, कहीं ना कहीं बीच के में मैक्सिमम आएगा। यहाँ पे देखो प्लस क्यू चार्ज सपोज यहाँ पे रख दिया प्लस क्यू चार्ज। देखो आप ऐसा करो, मैं इसको ना समझाने की आपको ना डिटेल में समझा रहा हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये ना आपको भी ना समझने में मजा आएगा, ठीक है। और मैं आपको अभी जो सोल्यूशन देने वाला हूँ, जिस तरीके से मैं अभी समझाने वाला हूँ इस क्वेश्चन को, ये ना किसी बुक में इस तरीके से, और ना ही कोई और वीडियो सोल्यूशन मिलने वाला है, ना यूट्यूब पे कहीं पर भी नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। अभी मैं जिस तरीके से समझाने वाला हूँ इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना आप, ठीक है। ये प्लस कैपिटल क्यू रेस्ट में है, इनके बीच का जो गैप है वो d है, स्मॉल d है इनके बीच का गैप। तो सेंटर से लेके यहाँ तक d/2, सेंटर से लेके यहाँ तक d/2, ये बात समझ आ गई। क्वेश्चन ये है कि ये एक स्मॉल क्यू का चार्ज इसको कहाँ पे रखें कि इसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स है वो मैक्सिमम है, क्वेश्चन ये है, ठीक है। अब सुनो, आपको देखना क्या है कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा वहाँ पर ही फोर्स मैक्सिमम लगेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, एक तो यहाँ पे 0, एक इन्फिनिटी पे 0 होगा, तो यानी कि हमारा जो आंसर है बीच में कहीं आएगा, बीच में कहीं ना, तो यहाँ पे हो सकता है ना इन्फिनिटी पे हो सकता है, बीच में कहीं आंसर आएगा। तो वो क्या आएगा, कैसे समझें इसको। देखिए आप, मैं इसको पहले तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, ठीक है ना, वो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ मैं आपको, कैलकुलेशन करके तो अभी दिखाऊंगा मैं आपको। देखिए आप इसके अंदर एक काम करो, ये P1 पॉइंट है सपोज, ये P1 पॉइंट है, और ये जो P1 पॉइंट है इधर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा एक तो, और इस चार्ज की वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इस P1 पॉइंट के ऊपर, इस चार्ज की वजह से इधर, और इस चार्ज की वजह से इधर। सपोज ये वाला एंगल θ1 है तो बाई सिमेट्री ये वाला एंगल भी θ1 होगा, और मान लो इस चार्ज की वजह से E1 का इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस वाले चार्ज की वजह से बाई सिमेट्री E1 का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सपोज इस वाले चार्ज की वजह से इस P1 पॉइंट पे E1 इस तरफ, तो इस वाले चार्ज की वजह से इस P1 पॉइंट पे E1 इस तरफ। सपोज ये वाला एंगल θ1, ये वाला एंगल θ1। अब एक बात बताइए, इस E1 का जो ये वाला कंपोनेंट है और इस E1 का जो ये वाला कंपोनेंट कैंसिल आउट, और जो ऊपर वाले कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे, तो ई नेट की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, ई नेट की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 2E1 cos θ1, 2E1 cos θ1, ये आनी चाहिए ना। देखो इसका जो ये वाला कंपोनेंट E1 cos θ1, ये वाला कंपोनेंट भी E1 cos θ1, तो यानी कि ई नेट कितना आएगा ऊपर की तरफ बताइए, ऊपर की तरफ ई नेट आएगा 2E1 cos θ1। समझ में आ गई ना बात आपको। यहाँ पे ई नेट की जो वैल्यू है वो 2E1 cos θ1 आ गई ऊपर की तरफ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ आ गया इस P1 पॉइंट पे। समझ आ रही है बात आपको। अच्छा अब सुनो, अगर मैं यहाँ पे P2 पॉइंट को एक बार कंसिडर करके चलता हूँ, सपोज P2 पॉइंट है, P2 पॉइंट है एक, तो इस P2 पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज E2 का इस तरफ है, और इस वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज इस तरफ है E2 का इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये वाला एंगल सपोज θ2 और ये वाला एंगल भी है सपोज θ2, ठीक है, ये वाला एंगल भी θ2 और ये वाला एंगल भी θ2 है। अब यहाँ पे ई नेट अगर निकालना है, ये तो P1 पे निकला था अभी, और ई नेट अगर P2 पे निकालना है आपको, तो P2 पे बताइए कितना आएगा, P2 पे आएगा, देखो
इसका जो E2 cos थीटा 2 आएगा एक तो ऊपर की तरफ, और E2 sin थीटा 2, और ऐसे E2 का ऊपर वाला कंपोनेंट है E2 cos थीटा 2, इधर वाला आएगा E2 sin थीटा 2, तो E2 sin थीटा 2 से E2 sin थीटा 2 कैंसिल, तो ऊपर की तरफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा बताइए, ये बनेगा 2E2 cos थीटा 2, मानते हो ना इस बात को। अच्छा अब सुनो, अब यहाँ पे इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स में सुनो, अब जब यहाँ P1 से आप P2 गए हो, ऊपर एक P3 भी मान लो, कोई ऊपर एक P3 भी मान लो, यानी कि जब आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, तो ये बताओ आप मुझे पहले तो E1 का जो मैग्नीट्यूड है और यहाँ पे जो E2 का मैग्नीट्यूड है ज़्यादा कौन सा है, क्वेश्चन ये है मेरा, ठीक है ना, कि एक तो E1 का मैग्नीट्यूड और एक E2 का मैग्नीट्यूड, बड़ा ध्यान से सोचो आप, E1 के मैग्नीट्यूड और E2 के मैग्नीट्यूड में से ज़्यादा कौन सा है, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है। सुनो आप, कोई भी स्टूडेंट कहेगा इसके अंदर E1 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है सर और E2 का मैग्नीट्यूड कम है सर, क्यों, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस कम है, ये वाली डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस वाले चार्ज की से कम आएगा, कम इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड से कम आएगा, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ पे चार्ज तो वही वाला है लेकिन डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा, मानते हो ना आप। मैं पहली बात तो ये बताना चाह रहा हूँ आपको, ये माइंड में सेट करो कि E2 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो E1 के मैग्नीट्यूड से कम हो जाएगा। अब आप थोड़ा सा और ऊपर चले जाओ P3 पॉइंट पे, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा E3, उसका मैग्नीट्यूड और कम हो जाएगा E2 से, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड उसका मैग्नीट्यूड और कम हो जाएगी, यानी कि ऊपर जाने पे जो ये वाला कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो E1 जो ये वाला E1 E2 की जो वैल्यू E1 कम, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जा रहा है, ठीक है ना, ये कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये चीज़ डिक्रीज हो रही है, ये चीज़ डिक्रीज हो गई, E2 हो जाएगी, फिर E3 आएगा वो और छोटा आएगा, ठीक है। लेकिन एक बात बताइए आप, को ये वाला ये θ1 बढ़ा के θ2 बढ़ा, θ1 बढ़ा है, θ2 छोटा है, यहाँ पे θ2 छोटा है ना, इस केस के अंदर θ2 छोटा है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऊपर वाला जो कंपोनेंट आएगा ना वो ज़्यादा आएगा, ऊपर की तरफ वाला कंपोनेंट, ये वाला यहाँ पे सॉरी ये जो cos θ2 यार एक बात बताओ मुझे, cos θ1 ज़्यादा कि cos θ2 ज़्यादा, cos θ1 ज़्यादा या cos θ2 ज़्यादा, इसके अंदर इसका आंसर ये कि cos θ2 ज़्यादा आएगा, cos θ2 ज़्यादा है, क्यों cos θ2 ज़्यादा है, सुनो, क्योंकि थीटा कम हो रहा है, जब थीटा कम होता है तो cos थीटा की वैल्यू बढ़ती है, ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला, जब थीटा कम होता है तो cos थीटा की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है ना। आप यही देख लो कि देखो cos 90 क्या होता है 0 और cos 0 होता है 1, एंगल घट रहा है ना, एंगल जैसे जैसे घट रहा है 90 से 0 पे आ रहे हैं हम लोग, तो cos थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, समझो आप इस बात को कि यहाँ पे θ1 जो है, और जिन स्टूडेंट को समझना है ना वो रिजल्ट याद कर लेना इसका, लेकिन मैं अच्छे से समझाऊंगा बहुत, ठीक है ना। यहाँ पे जो cos θ1 जो होगा ना, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो ये वाली वैल्यू ये इंक्रीज हो रही है यार ऊपर जाने पे, ये वाली वैल्यू इंक्रीज हो रही है ऊपर जाने पे, ठीक है। अभी देखो cos θ2 बड़ा है cos θ1 से, और ऊपर P3 पॉइंट लोगे ना आप, जैसे सपोज यहाँ पे आपने P3 पॉइंट ले लिया, तो ये अभी इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ हो जाएगा E3 का, और ये वाला जो एंगल होगा यहाँ पे, ये वाला एंगल ये और छोटा एंगल हो जाएगा, तो इसका जो cos वाला कंपोनेंट आएगा ना, cos वाला कंपोनेंट वो और बड़ा आएगा यार, cos थीटा बढ़ रहा है ये और इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है। देखो किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इतना ही बनेगा, 2E1 cos θ1 बस 2E2 cos θ2, फिर बन जाएगा 2E3 cos θ3, और ऊपर जाओगे तो, ठीक है ना, तो ये बन जाएगा, जिसके अंदर E का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, कम हो रहा है, cos थीटा का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मानते हो आप इस बात को। अब देखो यहाँ पे जो है ना, यानी कि एक तो ये वाली वैल्यू है और एक ये वाली वैल्यू है, ई नेट की वैल्यू इन दोनों के प्रोडक्ट पर डिपेंड करती है, ठीक है, ई नेट की वैल्यू इन दोनों के प्रोडक्ट पर डिपेंड करती है, कोई ना कोई एक पर्टिकुलर जगह जरूर होगी, कोई ना कोई एक पर्टिकुलर जगह जरूर होगी जहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट मैक्सिमम आएगा, जहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, मैक्सिमम। आ रही है बात समझ में आपको। इसके अंदर जो है ना, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम यहाँ से एक पर्टिकुलर हाइट पे आएगा, वो पर्टिकुलर हाइट जो है ना वो आपको लर्न करनी है, और अभी मैं समझा दे रहा हूँ कैसे आई, वो पर्टिकुलर हाइट पे इन दोनों का प्रोडक्ट मैक्सिमम आता है, ठीक है ना। और यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो आता है, इस जगह पे इन्फिनिटी पे भी इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो आता है, लेकिन बीच में कोई ना कोई भी ऐसा पॉइंट होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट चेंज होता रहता है, कांस्टेंट नहीं रहता, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो लगातार चेंज होगा, ठीक है ना। यहाँ पे तो जीरो था, फिर दोनों का प्रोडक्ट बढ़ते 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 मैक्सिमम हो जाएगा कहीं पे, फिर घटते 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 जीरो हो जाएगा, ऐसा होता है इसके अंदर। इन दोनों का प्रोडक्ट पहले बढ़ेगा और फिर उसके बाद घटेगा। आ रही है बात समझ में आपको। अच्छा अब सुनो, अब एक काम करो, ये पहले आपको ये चीज़ को समझ में आ गई होगी अभी तक तो। अब आप एक काम करो, मैं इसको ना प्रॉपरली कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। एक तो इसका रिजल्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ, फिर अभी कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। यहाँ से एक पर्टिकुलर हाइट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, मान लो ये एक्स है, वो हाइट वो एक्स है, इस एक्स की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे d/2√2, ये आएगी एक्स की वैल्यू। एक तो ये रिजल्ट, एक तो ये आंसर याद कर लो, d/2 क्या, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है, इसको डिवाइड बाई √2 करना है,
ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है ये वाली, इसको डिवाइड बाय √2 करना है, d/2 √2, ये रिजल्ट है इसका। और ये रिजल्ट कैसे आया, हम ये कैसे कह सकते हैं कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम आएगा इसी पर्टिकुलर हाइट पे, इस बात का प्रूफ चाहिए सर, वो अभी डिस्कस करते हैं, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अभी देखिए क्वेश्चन क्या था इसमें, क्वेश्चन ये था कि जैसे कि यहाँ पे, और मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी मैंने ना एक बार उस क्वेश्चन के अंदर भी मैंने जो डिस्कस किया था, इसमें रिजल्ट आया था इसका d/2 √2, ये कहाँ से आया था, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मान लो दो क्वांटिटीज़ हैं, एक क्वांटिटी सपोज x और एक y, एक की वैल्यू 0 है और एक की वैल्यू 10 है, सपोज एक की वैल्यू 0 और एक की वैल्यू 10, सपोज ये वाली क्वांटिटी बढ़ रही है और ये वाली क्वांटिटी घट रही है, और आप इन दोनों का प्रोडक्ट करते जा रहे हो, सोचो आप इन दोनों का प्रोडक्ट करते जा रहे हो आप, तो ऐसे केस के अंदर क्या होगा कि कोई ना कोई एक पर्टिकुलर जगह पे इनका प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाएगा। देखो मान लो आपने इसको बढ़ाया 1, इसको घटाया 9, इसको बढ़ाया 2, इसको घटाया 8, इसको बढ़ाया 3, इसको घटाया 7, इसको बढ़ाया और इसको घटाया आपने, इसको बढ़ाया, इसको आपने घटाया, इसको बढ़ाया, इसको घटाया, और इसको बढ़ाया, इसको घटाया, इसको बढ़ाया, इसको घटाया, इसको बढ़ाया, इसको घटाया, इस तरीके से करते जा रहे हो आप। अभी प्रोडक्ट करो आप, ठीक है ना, इनका जब आप प्रोडक्ट करोगे तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं इनकी जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम जरूर, पहले वो प्रोडक्ट बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम होगा, फिर वो प्रोडक्ट घटेगा घटते 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 मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। देखिए इनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है अभी 0, ठीक है, इनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है बताइए 9, इनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है बताइए 16, देखिए बढ़ रहा है ना प्रोडक्ट। इनका प्रोडक्ट करो आप 21, देखो बढ़ गया, और अब प्रोडक्ट करो कितना आ गया बताइए 24, अभी प्रोडक्ट कितना आ रहा है बताइए 25, अब ये मैक्सिमम हो गया यहाँ पे, अब घटेगा, देखिए आप ये कितना हो गया 24, फिर से इनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है 21, समझ आ रही है बात आपको। देखो पहले बढ़ रहा था और फिर मैक्सिमम आया, फिर घट रहा है। एक रिजल्ट इससे ये माइंड में सेट हो जाता है कि जब भी दो क्वांटिटीज़ होती हैं, जब भी दो क्वांटिटीज़ होती हैं उनका प्रोडक्ट हो रहा है, उनमें से एक तो क्या हो रही है बढ़ रही है और एक क्या हो रही है घट रही है, ठीक है, उनका प्रोडक्ट हो रहा है, तो शुरू में क्या होगी उनका जो प्रोडक्ट होगा वो मिनिमम होगा, फिर उनका प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाएगा, फिर उनका प्रोडक्ट घटते घटते फिर से मिनिमम हो जाएगा। ये तरीका होता है, ठीक है ना, ये मतलब एक रूल है बेसिकली। तो अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, एक बार जो है ना, ताकि आपको ये चीज़ माइंड में रहे, आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ इसके लिए ना। चलो अभी देखिए, अभी डिस्कस कर रहे हैं हम इसको। सपोज यहाँ पे ये प्लस कैपिटल क्यू था और यहाँ पे प्लस कैपिटल क्यू है ये वाला, ठीक है। और अब सुनो, ये वाली डिस्टेंस है d/2 और ये वाली डिस्टेंस है d/2। मान लो एक पर्टिकुलर x की हाइट पे, एक पर्टिकुलर x हाइट पे, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर x हाइट पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज मैक्सिमम है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है यहाँ पे मैक्सिमम, ठीक है। तो अब एक काम करो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो पहले, तो है कितना, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आएगा ई का सपोज, ठीक है, और ये वाला एंगल सपोज थीटा, ठीक है, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस तरफ ई का सपोज, ये वाला एंगल भी थीटा, ठीक है। अब एक काम करो, ये लेंथ कितनी आएगी यहाँ से यहाँ तक की, ये लेंथ आएगी यहाँ पे x² प्लस में d/2 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, ये आएगा, ये भी इतना ही आएगा। इस ई की वैल्यू बताइए, इसका जो ऊपर वाला नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, ऊपर की तरफ आएगा 2e cos थीटा, ये आएगा आपके पास 2e cos थीटा। ई की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, ई की वैल्यू आएगी यहाँ पे KQ अपॉन में r² यार, r² कितना, r कितना है यहाँ पे x² प्लस में d²/4, इसकी पावर 1 का स्क्वायर करना है ना आपको, अंडर रूट का स्क्वायर करोगे तो कैंसिल हो जाएगा एक प्रकार से, इतना ही आ जाएगा बस। ये KQ अपन में r², इसका स्क्वायर करोगे आप तो ये मतलब अंडर रूट खत्म हो गया, cos थीटा आप इस वाले ट्रायंगल का यूज़ कर लो यार। देखो आप ये वाला एंगल का थीटा है ना, तो ये वाला एंगल भी थीटा हो गया, ठीक है। अभी cos थीटा क्या होता है, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये बेस है ये हाइपोटेन्यूज है, तो बेस कितना यहाँ पे x, हाइपोटेन्यूज कितना यहाँ पे x² प्लस में d²/4, इसकी पावर 1/2, यही यहाँ पे समझ आ रही है बात आपको। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ठीक है, ई नेट आ गया आपके पास, ये ई नेट की वैल्यू आ गई। अब सुनो, इस ई नेट की वैल्यू क्या होगी, वो डिपेंड करता है एक्स के ऊपर, एक्स की अलग अलग वैल्यू पुट करोगे आप, एक्स की वैल्यू अलग अलग पुट करोगे तो ई नेट की वैल्यू भी अलग अलग आएगी, ठीक है ना। हम चाहते हैं इसके अंदर एक ऐसा एक्स पुट करना कि ई नेट की वैल्यू मैक्सिमम आ जाए,
और ई नेट अगर मैक्सिमम होगा तो उस केस में उस चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स भी मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि फोर्स होता है क्यू इंटू ई। तो मैं ये देखना ई नेट मैक्सिमम कहाँ पे है, एक्स की क्या वैल्यू पुट करेगी, ई नेट मैक्सिमम आ जाए। अब इसमें ऐसा तो करने वाले नहीं है कि एक्स की वैल्यू पुट करके देखेंगे, ठीक है, d/4 पुट करके देख लिया, d/2 पुट करके देख लिया, d/3 पुट करके देख लिया, या तो एक तरीका तो ये है कि पुट करके देखो एक्स की वैल्यू, लेकिन वो कब तक पुट करोगे आप, ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं है कि इसके अंदर पुट करके देखना कि ई नेट की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पे आ रही है। सुन आप मैथमेटिक्स के अंदर देखो, अगर बायो वाले स्टूडेंट्स हैं आप, तो आपको ये रिजल्ट याद करना चाहिए बस, ठीक है, अगर ये जो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स भी यूज होने वाला है, ओके। और अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो तो आता ही होगा आपको, ठीक है, इसको कैसे प्रोसीड करना है। एनीवे मैं आपको ये समझा रहा हूँ अभी इसको कैसे प्रोसीड करना है फिर भी, ठीक है। अब सुनो, एक्चुअली मुझे करवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये फिजिक्स का पार्ट नहीं है, फिर भी मैं इसको करवा दे रहा हूँ आपको। देखिए आप इसमें ये जैसे कि सपोज ये y है, ये मान लो y है और ये x है यहाँ पे, और यहाँ पर भी x है, ये भी x है, ये भी x है, x की फॉर्म में ये, बाकी सब कॉन्स्टेंट्स हैं। तो ये y एज ए फंक्शन ऑफ x है, ये y एज ए फंक्शन ऑफ x है। हमें इसके अंदर ये निकालना है कि x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, ये y मैक्सिमम आ जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। कहीं पर भी इसकी वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पे होगी या इसकी वैल्यू मिनिमम कहाँ पे होगी, ये निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 पुट करेंगे। चाहे मैक्सिमम पूछ ले चाहे मिनिमम पूछ ले, जो एग्जिस्ट करता है वही आएगा। यहाँ पे मैक्सिमा ही एग्जिस्ट कर रहा है, मैक्सिमा मतलब मैक्सिमम वैल्यू ही एग्जिस्ट कर रही है। मिनिमम वैल्यू जो है वो मतलब ये नहीं कि एक्चुअल में एक तो यहाँ पे 0 है और एक यहाँ पे 0 है, इसके अंदर जो है मिनिमा एग्जिस्ट नहीं कर रहा। मैक्सिमा का मतलब क्या होता है, मैक्सिमा का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। ये एक ऐसा फंक्शन है जिसकी वैल्यू पहले बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम होगी, फिर घटते घटते 0 होगी, एक ऐसा फंक्शन है ये, ठीक है ना। तो वो कहाँ पे मैक्सिमम हो रही है ये निकालने के लिए तरीका होता है कि इसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 पुट करो, ठीक है। अगर सपोज ये एक ऐसा फंक्शन होता कि इसकी वैल्यू पहले घटते घटते मिनिमम फिर बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम, पहले घटते घटते मिनिमम फिर बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम, ऐसा होता तो फिर इसके अंदर मिनिमा एग्जिस्ट करता, फिर इसको हम डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। फिजिक्स में या तो मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा या मिनिमा, दोनों ही केसेस में डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 पुट करेंगे। ऐसा नहीं होता फिजिक्स के अंदर कि कहीं मैक्सिमा कहीं मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, इतना फिर प्योर मैथमेटिक्स ही हो जाएगा। इसमें सिर्फ एक जगह पे मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना, बीच रास्ते में, और वो जो मैक्सिमा है उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0, ठीक है। फिजिक्स में ऐसा सिर्फ एक दो जगह ही करना पड़ता है बस, और ज़्यादा जगह नहीं। अब मैं करने क्या जा रहा हूँ, इसका डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए मैं इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। 2kqx डिवाइडेड बाई में, अब इसको लिख करना है आपको x² प्लस d²/4, इसकी पावर 3/2 हो जाएगी, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, तो इन दोनों को मिक्स करोगे पावर 3/2 आ गई आपके पास। ये आपके पास ई नेट की वैल्यू आ गई जी, ठीक है। इसमें डिवीजन रूल लगेगा, ठीक है ना, इसमें क्या लगेगा अभी, डिवीजन रूल। और आप एक बार इसको यहाँ तक नोट कर लीजिए, अभी डिवीजन रूल लगा के इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा और इक्वल टू 0 पुट करने वाला हूँ, ठीक है ना। और डिफरेंशिएट करके जब 0 पुट करेंगे तो वहाँ से जो x की वैल्यू आती है वो d/2√2 आती है, ठीक है। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, 5 सेकेंड्स। ओके हम शुरू करते हैं। अब देखिए कैसे करेंगे इसको करने के लिए आप एक काम करो, डिवीजन रूल लगेगा। डिवीजन रूल में करते क्या हम लोग, पहले हम लोग इसको एज इट इज रखते हैं, इसको डिफरेंशिएट, इसमें ना 2kq को बाहर ले लो आप। इसमें आपने क्या किया कि 2kq को बाहर ले लिया, 2kq तो बाहर आ गया जी, अंदर बचा x डिवाइडेड बाई में x² प्लस d²/4 इसकी पावर 3/2, ठीक है। इसको इक्वल टू 0 करना है आपको। अब एक काम करो, मतलब इसका डिफरेंशिएशन, इसका भी डिफरेंशिएशन एक्चुअल में, चलो एनीवे एक काम करो, इसको पहले सीधा डिफरेंशिएट कर लेते हैं अभी ना, इसको बाद में 0 से इक्वेट कर देंगे। अब एक काम करो इसको करने के लिए, देखिए आप यहाँ कर रहा हूँ मैं, 2kq तो बाहर है, 2kq बाहर है इसमें। इसको आप ऐसा करो, पहले एज इट इज रखो, इसको पहले नीचे वाले को एज इट इज रखते हैं और ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, यही होता है डिवीजन रूल में। इसको आप एज इट इज रखिए, x² प्लस d²/4 इसकी पावर 3/2, ठीक है। x का, अब x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, फिर माइनस साइन लगाओ आप, लगाया माइनस साइन आपने। अब ऐसा करो, इस x को एज इट इज रखो आप, रखा आपने।
अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है, इसमें चेन रूल लगेगा डिफ्रेंशिएट करते वक्त। तो लिखोगे 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4। अब इसकी पावर -1 करोगे तो ये 1/2 बन जाएगा, 1/2 इंटू चेन रूल लगाओगे। अब एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का बनेगा 2x, और यहाँ पे डी स्क्वायर बाई 4 का 0 हो जाएगा, राइट। अब ऐसा करो, अब इसका जो है ना, ऐसा करो अब कि इसमें जो नीचे वाला इसका होल स्क्वायर कर दोगे आप, तो नीचे वाले का होल स्क्वायर करोगे एक्स स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर बाई 4 इसकी पावर 3, ये आपके पास आ गया जी, ठीक है ना। अब इसका होल स्क्वायर किया तो ये आ गया जी आपके पास। अब एक काम करो, इसको इक्वल टू 0 करना है ना आपको, ये इक्वल टू 0 है जी, ये इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0, तो ये टर्म और ये टर्म तो पूरी 0 हो जाएगी, उधर चली जाएगी। ये पूरा अगर इक्वल टू 0 है तो ये टर्म उधर चली गई और ये वाली टर्म भी उसके नीचे आ गई, तो 0 हो गया ये तो पूरा का पूरा ही, ठीक है। अब सुनो, अब यहाँ पे ये बन जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 की पावर 3/2। इसमें से भी काम करो अब, इसमें पावर 1/2 को बाहर ले लो आप, इसमें से 1/2 को बाहर ले लो। इसमें से अगर ये 1/2 को बाहर लोगे तो ये बनेगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4, ठीक है, ये बन गया। फिर माइनस साइन लगाओगे, ये तो बाहर आ गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपके पास। एक सेकंड, हमने मिस्टेक की है इसके अंदर शायद कहीं ना कहीं। नहीं ठीक लग रहा है ये, ठीक है ना, ये ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो आप ऐसा करोगे, अब इसके अंदर जो यहाँ पे आएगा 3x स्क्वायर बन जाएगा अभी आपके पास। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 3x स्क्वायर बनेगा, ये 3x स्क्वायर, ठीक है जी, ये 3x स्क्वायर बन गया आपके पास, डिवाइडेड बाय ये तो हो गया बस इक्वल टू 0 ये वाला, क्योंकि ये वाली टर्म इधर जाके 0 होगी, ये वाली टर्म भी 0 होगी, ओके जी। अब एक काम करो, यहाँ लिखोगे आप एक्स स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर, ये 4x स्क्वायर अपॉन में 4 ये आ जाएगा आपके पास, पावर 1/2 है ही, और यहाँ पे ऐसा करो डी स्क्वायर बाई 4 माइनस का 2x स्क्वायर इक्वल टू 0 आ गया आपके पास, ठीक है ना। यही बनना चाहिए ना आपके पास ये वाला, ओके। अब एक काम करो, इसके अंदर ये वाली जो टर्म है ना, इसको इधर ले जाओ पूरे को, इस पूरे को इधर ले जाओ, ये 0 ही हो जाएगा। देखो ये वाली चीज़ 0 हो जाएगी, ठीक है ना, इसको पूरे को आप इधर नीचे ले जाओ, 0 बन जाएगा। तो बताइए क्या बनेगा अभी, इसको पूरे को नीचे लेके जाओ 0, तो मतलब क्या आ गया आपके पास, ये डी स्क्वायर बाई 4 माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0 आ गया आपके पास। अब बताओ 2x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, डी स्क्वायर बाई 4, ठीक है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी बताइए, डी स्क्वायर बाई 8, और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, d/2√2, ये आपके पास x की वैल्यू आ गई, ये आपके पास आंसर आ गया, x की वैल्यू d/2√2, ठीक है ना। यहीं से सीधा ले जाते हैं हम इसको, 0 कर देते हैं। अच्छा अब सुनो, ये आपके पास x की वैल्यू आ गई d/2√2। अब एक काम करो, इसके अंदर मैंने जो शुरू में ई नेट निकाला था, ई नेट, उसके अंदर ई और थीटा की जो वैल्यू थी ना, वो ये मतलब जो शुरू में जिसको हमने डिफ्रेंशिएट किया था, ये था यहाँ पे, ये था वो, ठीक है ना, ये था मैक्सिमम फोर्स। ई नेट की वैल्यू ये थी, ई नेट की वैल्यू मैक्सिमम ई निकालने के लिए आप एक काम करो, एक्स की वैल्यू ये वाली पुट कर दो। इसमें एचसी वर्मा में एक बात और पूछी गई है कि मैक्सिमम फोर्स बताओ कितना लगेगा, तो आप एक्स की वैल्यू ना, एक्स की वैल्यू जो ये वाली है, ये एज इट इज इसमें पुट करोगे आप, और पुट करके उसको स्मॉल क्यू से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आ जाएगा। इस वाली वैल्यू को आप इसके अंदर पुट करोगे, ठीक है ना, तो इससे क्या आएगा, ई नेट निकल के आएगा मैक्सिमम वाला, और उसको स्मॉल क्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको, ओके, नोट कर लीजिए आपसे।